कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, which base is the most suitable to prepare a buffer solution of pH value 11। pH value 11 का बफर सॉल्यूशन बनाना है, उसके लिए कौन सा बेस मोस्ट सुटेबल रहेगा? और ऑप्शंस हैं अमोनिया, Kb वैल्यू दी जा रही है 1.8 into 10 to the power -5, सेकेंड है एनिलीन, एनिलीन के लिए Kb वैल्यू है 4 into 10 to the power -10। थर्ड ऑप्शन है मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन के लिए Kb वैल्यू है 4.4 into 10 to the power -4। और फोर्थ है पेरिडीन, पेरिडीन के लिए Kb वैल्यू है 1.7 into 10 to the power -9। Which of these bases would be the most suitable for preparing a buffer solution of pH value 11? ये आपको बताना है, ट्राई करिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं? रिक्वायर्ड pH वैल्यू जो है वो हमारे वीक एसिड के pKa के पास होनी चाहिए। तो हमें तो Kb वैल्यूज गिवन है, सबसे पहले तो अपन इसमें से pKb वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। pKb माइनस लॉग Kb, अमोनिया के साथ के का लिए आपको शायद पता ही होगा, pKb वैल्यू 4.74 है। एनिलीन के लिए अगर आप माइनस लॉग Kb फाइंड करोगे, माइनस लॉग Kb, तो ये 10 माइनस लॉग 4 हो जाएगा, जो कि 9.4 आ जाएगा। मिथाइल अमीन के लिए भी सिमिलरली फाइंड करें pKb की वैल्यू, तो वो 4 माइनस लॉग 4.4 हो जाएगा। उसके लिए अगर अपन थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे तो ये 0.64 के करीब होगा, विच इज 3.36। तो pKb वैल्यू 3.36 आ गई। ऐसे ही पेरिडीन के लिए भी थोड़ा सा गैस वर्क कर सकते हैं, इसको 17 into 10 to the power -10 लिख लेते हैं। 10 माइनस लॉग 17, और लॉग 17 के लिए थोड़ा बहुत अंदाजा अगर लगाएं तो 1.23, तो ये वैल्यू हो रही है 8.77। तो ये तो आ गई pKb वैल्यूज, पर ध्यान रहे डिसीजन जो है ना वो pKa से लिया जाएगा, इनके कॉन्जुगेट एसिड का pKa। तो इनके कॉन्जुगेट एसिड का pKa 14 में से सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा 9.26, 4.6, 10 में से सब्ट्रैक्ट करो तो ये 14 में से सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ रहा है 10.64, सही है ना? और ये आ रहा है 5.23। इस तरह से यहाँ पर अपने पास ये 4 pKa वैल्यूज आ गई और अपन को pH वैल्यू 11 का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो pKa अपन को वो सर्च करना है जो 11 के क्लोजेस्ट हो। Look at the pKa value closest to 11। और वैसे भी ये दोनों तो एसिडिक रेंज में दिख रहे हैं, एनिलीन के कोरिस्पॉन्डिंग जो बफर बनेगा और पेरिडीन के कोरिस्पॉन्डिंग जो बनेगा वो एसिडिक रेंज में दिख रहा है। तो मिथाइल अमीन वाला ही जो बफर बनेगा वो 9.64 से 11.64 के बीच में pH रखेगा, और इसी के अंदर अपनी डिजायर्ड pH वैल्यू आ रही है। तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, मिथाइल अमीन। ठीक है ना? इस तरह से अपन जजमेंट ले सकते हैं pKa के बेसिस पर। आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था CuNH3 whole 4 2+,
has a formation constant, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट है, इसको KF बोलते हैं, और वो वैल्यू है 1.1 इंटू 10 to the power 13. What is the minimum concentration of ammonia in solution? सॉल्यूशन में अमोनिया की मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? रिक्वायर्ड टू ensure that at least 99.9% of dissolved copper 2+ ion is found in the form of 99.9% of the dissolved copper ion is found in the form of its ammonia complex. तो ये जो फॉर्मेशन कांस्टेंट्स हैं, इनके बारे में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर में पढ़ते हैं. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रोसेस जो होती है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की रिएक्शन, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं. तो उसमें क्यूप्रिक आयन लिगैंड से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है एक्वस मीडियम में, ठीक है ना. तो ये बेसिकली ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस की रिएक्शन है, CuNH3 4 2+ और कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा है. इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट. इसकी रिवर्स प्रोसेस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो यहां पर ये रिएक्शन अपन को कंसिडर करनी है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है 1.1 इंटू 10 to the power 13. आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर KF की वैल्यू है 1.1 इंटू 10 to the power 13. और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए सॉल्यूशन में जिससे कि इंश्योर हो जाए कि 99.9% ऑफ द डिसॉल्व्ड कॉपर आयन अमोनिया कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर शुरू में कॉम्प्लेक्स कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन C0 थी तो वो 99.9% मतलब C0 में से 0.999 C0 कंज्यूम हो चुका है और 0.999 C0 कॉम्प्लेक्स आयन बन चुका है. जितना कॉपर आयन कंज्यूम हो जाएगा उतना ही कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा. इस इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करवाने के लिए अमोनिया की कितनी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है. तो ट्राई करें फाइंड करने का. फाइंड करने की कोशिश करें. तो KF के लिए एक्सप्रेशन सेटअप होगा 0.999 C0 अपॉन 0.001 C0 इंटू अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 4. KF की वैल्यू है 1.1 इंटू 10 to the power 13. C0 से C0 कैंसिल हो रहा है और ये बच रहा है 999, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली 1000 ही मानना चाहूंगा अपॉन अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 4. तो यहाँ पर अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन अपन को डिटरमिन करनी है. उसकी पावर 4 लेने पर देखो क्या वैल्यू आ रही है, 10 to the power 3 upon 1.1 into 10 to the power 13. Please mute yourselves.
तो ये 10 की पावर 10 बच रहा है। इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। 1.1 से डिवाइड कर दें तो 0.9 आएगा लगभग। कोशिश करें फाइंड करने की। तो ये 91 इंटू 10 टू द पावर -12 हो जाएगा। इसका 4th रूट लेना है लगभग अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो 91 का 4th रूट लेना पड़ेगा। इसका 4th रूट तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा मोल्स पर लीटर में। तो आप 4th रूट लेने का मतलब हुआ कि अपन को 2 बार क्यूब रूट लेना पड़ेगा, सॉरी 2 बार स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 91 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.5, और उसका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 3.1 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर। इतनी अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन लेने पर 99.9% कॉपर आयंस कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को देख लो। कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन कांस्टेंट दिया हुआ था और बोला था कि कितनी अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए जिससे कम से कम 99.9% कॉपर आयंस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएं। मतलब सिर्फ 0.1% ही कॉपर आयंस बचे, 99.9% कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएं। अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन इसके कोरिस्पॉन्डिंग कितनी होनी चाहिए ये हमें फाइंड करना था। तो ये हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से फाइंड कर रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। NH4HS का डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं। NH4HS के डिकम्पोजिशन से दो गैसेस बनती हैं, अमोनिया एंड H2S गैस। ये डिकम्पोजिशन एक ऐसे कंटेनर में करवाया जा रहा है ओके प्रियंका कह रही है कि प्रेसिपिटेशन के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। चलिए प्रेसिपिटेशन रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। NH4HS एक ऐसे कंटेनर में डिसोसिएट करवा रहे हैं जिसमें ऑलरेडी अमोनिया गैस प्रेजेंट है और उसका प्रेशर 50 किलो पास्कल है। शुरू से ही, शुरू में H2S नहीं है लेकिन अमोनिया शुरू में ही प्रेजेंट है। और उसके बाद NH4HS डिकम्पोज हुआ और इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर of gases has become 84 kilopascal। इसके बेसिस पर आपको रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। डिटरमिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp। तो ये रिएक्शन है, शुरू में अमोनिया प्रेजेंट है, बाद में NH4HS डिकम्पोज हुआ, टोटल गैसेस, टोटल प्रेशर ऑफ बोथ गैसेस एट इक्विलिब्रियम इज 84 किलोपास्कल। इसके बेसिस पर आप Kp की वैल्यू इवैल्यूएट करें। ध्यान रहे प्रेशर जो है ना वो बार में लेना होगा। Kp जब इवैल्यूएट करते हैं तो प्रेशर हमेशा बार में लेना चाहिए, इस बात का केयर करें। और बार में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 बार हो जाएगा। उसके बाद NH3 मान लो X अमाउंट फर्दर बना तो इसका प्रेशर 0.5 + X हो जाएगा और H2S का प्रेशर भी X हो जाएगा। अब ये प्रेशर मैं बार में ले रहा हूँ और 84 किलो पास्कल जो है वो 0.84 बार होता है। किलो पास्कल को बार में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है। तो ये दो गैसेस के प्रेशर थे, इनको ऐड करके 0.84 के इक्वेट करें तो यहाँ से आप देखेंगे 0.5 + 2x 0.84, x की वैल्यू आ जाएगी
0.17, क्या यही Kp है? नहीं, यहाँ से हमको पार्शियल प्रेशर्स मिलेंगे। 0.17 ऐड कर देने से अमोनिया का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा 0.67 बार और H2S का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 0.17 बार। ये दोनों प्रेशर्स मिलने के बाद अपन Kp फाइंड कर सकते हैं। रिएक्टेंट तो सॉलिड स्टेट में है, उसका प्रेशर लेना नहीं है। Kp is simply the product of partial pressures of ammonia and H2S। पर जो यूनिट्स डिसाइडेड हैं उन्हीं में वर्क करें। 0.67 को 0.17 से मल्टीप्लाई करें। ऐसा करने पर क्वांटिटी देखो कितनी आएगी। आई थिंक जो आप लोग बता रहे हैं उससे 100 टाइम्स कम आएगी, 0.11 समथिंग आएगी, 0.114 या रफली 0.11 भी लिख सकते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चंस? इसमें बस थोड़ा सा बेसिक चीजों का ध्यान रखना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है, टोटल प्रेशर बार में लेकर चलना है, उसके बाद तो हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। कुछ बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज गिवन हैं। DHH, DOO, DO डबल बॉन्ड O, DOH, ये वैल्यूज गिवन हैं। 432 किलो जूल्स पर मोल OO bond energy 146 kilojoule per mole, O double bond O is 495 kilojoules per mole and OH is 467 kilojoules per mole. Using these values, determine standard enthalpy of formation of H2O gas. H2O gas का standard enthalpy of formation determine करें इन values से। हो सकता है ये सारी values यूज में ना आए, उनमें से एक आध वैल्यू यूज में नहीं आए, ऐसा हो सकता है। बट ओवरऑल इसके अलावा और कुछ आपको नहीं चाहिए। ट्राई करें। तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखनी होगी और इस रिएक्शन में बॉन्ड एनर्जीज यूज करने पड़ेंगे। H2O फॉर्म करना है, इसके एलिमेंट्स हैं H2 एंड O2। बाय डेफिनेशन हमको 1 मोल H2O फॉर्म करना है, इसके लिए हमें हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस चाहिए। So this is the reaction whose enthalpy change will give us the enthalpy of formation of H2O gas। ठीक है, और बस इसमें ये बॉन्ड एनर्जीज यूज करें। रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स के फॉर्म में अप्लाई होता है बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला DHH प्लस हाफ DO डबल बॉन्ड O। H2O में 2 OH बॉन्ड्स हैं, H2O की बॉन्ड एनर्जीज हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी, -2 टाइम्स DOH। बस क्वेश्चन आसान है, सही एक्सप्रेशन बन गया। उसके बाद ध्यान से वैल्यूज पुट करें। अगर आपने थोड़ा सा भी केयरलेसनेस रखी तो गलत नंबर भी पिक हो सकता है। 2 टाइम्स DOH विच इज 467। ये सारे नंबर्स लेकर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो कितना आएगा। 432 प्लस 247.5 माइनस 934 कितना आ रहा है? प्रियंका ने लिखा है -425। बाकी लोगों को भी यही मिल रहा है क्या? पीयूष बताओ। सर एक डाउट था कि ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कब करना होता है और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स कब करना होता है? बॉन्ड एनर्जी का डेटा यूज करके किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज फाइंड करते हैं, तो फिर अपन को रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट करना होता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा यूज करके किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज फाइंड करते हैं, तो फिर प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करना होता है।
जो फॉर्मेशन का डेटा होता है उसका यूज हमेशा रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स के सेंस में करते हैं, ठीक है ना। ओके सर। 432 प्लस 247.5 माइनस 934, तो ये 254.5 आ रहा है विद अ नेगेटिव साइन इन किलो जूल्स पर मोल। पीयूष तुमने फाइंड किया था? यस सर, पर आंसर गलत आया था। सर मुझे एक और डाउट था कि जब भी अपन सर चेंज की बात करते हैं तो हमेशा अपन फाइनल माइनस इनिशियल देखेंगे ना। तो जब अपन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं तो फाइनल तो प्रोडक्ट ही बना और इनिशियल अपना रिएक्टेंट था, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होना चाहिए ना, कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसमें अपना एरो रिवर्स वे में बन रहा है ना, इसको समझो। जैसे अपन ये अपने रिएक्टेंट्स हैं N2 N3H2 गैसियस स्टेट में, और ये प्रोडक्ट है 2NH3 गैसियस स्टेट में। लेकिन अपन जब इसके बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हैं तो अपन गैसियस एटम्स बना रहे हैं। अपन इन सब्सटेंसेस को नहीं बना रहे, इनसे गैसियस एटम्स बना रहे हैं। तो अपना एरो जो है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। तो ये है सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स और ये है सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। अपन को ये डिफरेंस चाहिए जो कि अपन को रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट करने पर मिलता है। अगर अपने एरो इस तरफ बने हुए थे, इस तरफ, जैसे मैं अभी ब्लैक में बना रहा हूँ, ये वाले एरोज होते, तो फिर अपन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स करते। अगर अपन इन सब्सटेंसेस को फॉर्म कर रहे होते, रिएक्टेंट्स को फॉर्म कर रहे होते, तो फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए अपन प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करते। लेकिन ऑब्जर्व करो, हम इनको ब्रेक कर रहे हैं, हम ये वाले एरोज यूज कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ड्रॉ किए गए एरोज, हम इनको दूसरे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए अपन को रिवर्स वे में सबट्रैक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है ना। यस सर। क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज का साइन ऑपोजिट है। अगर ये वाली क्वांटिटी माइनस एक्स है तो ये वाली क्वांटिटी प्लस एक्स है, अगर ये वाली क्वांटिटी माइनस वाई है तो ये वाली क्वांटिटी प्लस वाई है। तो आपका आंसर जो है वो x माइनस वाई है। x माइनस वाई को आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस वाई माइनस माइनस एक्स। ऐसा करोगे तो रिवर्स वे में सबट्रैक्ट करना पड़ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट हो गया और ये प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स हो गया, कुछ इस तरह से। ओके सर। कुछ नहीं है, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। किसी सब्सटेंस को ब्रेक करने का डेटा यूज करना हो तो रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट के सेंस में यूज करना है रिएक्शंस का एंथैल्पी चेंज फाइंड करने के लिए, और फॉर्म करने का डेटा हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के सेंस में, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आप म्यूट करो अपने आप को। KSP for chromium hydroxide is 1.6 into 10 to the power minus 30. What is the molar solubility? What is the molar solubility of chromium hydroxide in a solution whose pH is maintained at 6? सॉल्यूशन का pH 6 पर मेंटेन्ड है। इस सॉल्यूशन में क्रोमियम हाइड्रोक्साइड की मोलर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ट्राई करके बताएं। तो ये अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन करने की अंडरस्टैंडिंग है तो आसान ही क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में
pH को 6 पर मेंटेन रखा गया है, इस बात को समझें। इसका मतलब ये सोल्यूशन अपने आप में एक फिक्स्ड pH वाला सोल्यूशन है। इसको आप एक बफर सोल्यूशन की तरह इमेजिन कर सकते हो। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के डिसॉल्व होने से पहले भी pH 6 था और डिसॉल्व होने के बाद भी pH 6 है। तो pH 6 है तो POH 8 हो गया और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -8 हो गई। क्रोमियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन x मोलर मान लेते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -8 मोलर हो गई। और यहां से अब अपन फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू। क्रोमियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वही मोलर सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि जितने मोल्स क्रोमिक हाइड्रोक्साइड के डिसॉल्व हो रहे हैं उतने ही मोल्स ऑफ क्रोमियम आयंस बन रहे हैं। तो यहां से मोलर सॉल्युबिलिटी आ जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 मोल्स पर लीटर। ठीक है ना। प्रेसिपिटेशन के क्वेश्चंस भी आई थिंक ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस यही डिसाइड करना होता है कि कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा और कौन बाद में। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रेसिपिटेशन रिलेटेड पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शंस तो लिख लेते होगे। राइट रिएक्शंस for the standard enthalpy of formation for HCN। HCN के लिए लिखो, CaSO3 के लिए लिखो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस करना तो आसान है। HCN के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन की रिएक्शन क्या होगी? हाफ मोल्स ऑफ H2 गैस प्लस कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस फॉर्मिंग HCN गैस। कैल्शियम सल्फाइड के लिए क्या लिखेंगे? कैल्शियम सॉलिड 1/8 मोल्स ऑफ एसिड सॉलिड plus 3/2 moles of O2 gas forming CaSO3 solid। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। A 2 gram sample of ice at 0 degrees Celsius is placed in 50 gram of water initially at 25 degrees Celsius in an insulated container। इंसुलेटेड कंटेनर मतलब इस कंटेनर से बाहर कोई हीट नहीं जाएगी, इस कंटेनर में बाहर से कोई हीट नहीं आएगी। What is the final temperature after the system has attained equilibrium? What is the final temperature after the system has attained equilibrium? Standard enthalpy of fusion for ice has to be taken to be 6 kilojoules per mole। ठीक है ना। and specific heat of water has to be taken to be 4.2 joules per gram per degree Celsius।
ये वैल्यूज यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। 2 ग्राम सैंपल है आइस का, 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो 50 ग्राम पानी में रखा, उसका टेम्परेचर शुरू में 25 डिग्री सेल्सियस है, एक इंसुलेटेड कंटेनर में जिससे बाहर कोई हीट नहीं जा रही है। आपको फाइनल टेम्परेचर बताना है जब सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया हो। इसको कैसे करेंगे? फाइनली पूरे सिस्टम का टेम्परेचर एक ही होगा। तो यहां पर अगर आप आइस को सिस्टम माने तो पानी उसके लिए सराउंडिंग्स है। टोटल हीट gained by ice must be equal to total heat lost by water। अगर एनर्जी को कांस्टेंट रहना है, बाहर से कोई एनर्जी आई नहीं है, तो टोटल हीट गेन्ड बाय आइस मस्ट बी इक्वल टू टोटल हीट लॉस्ट बाय वाटर। ये इस क्वेश्चन को करने की अपनी थिंकिंग है, ठीक है ना। तो पहले तो अपन ने आइस को मेल्ट किया है और उसके बाद आइस का टेम्परेचर राइज हुआ होगा। टोटल हीट गेन कैसे फाइंड करेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को पहले तो मोल्स ऑफ आइस से मल्टीप्लाई करो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को अगर मोल्स ऑफ आइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई मेल्टिंग में, और इतनी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो आइस पानी में बदल चुकी है। अब वो फर्दर हीट एब्जॉर्ब करेगी तब तक जब तक उसका टेम्परेचर सराउंडिंग वाले वाटर के बराबर नहीं आ जाता। तो अब क्या होगा? अब अपन अप्लाई करेंगे ms डेल्टा टी। मास है 2 ग्राम्स, स्पेसिफिक हीट है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी में फाइनल टेम्परेचर -0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं क्योंकि डेल्टा टी लिख रहे हैं। इतनी तो हीट आइस ने गेन करी और कितनी हीट पानी ने लूज करी? उसका जवाब है मास टाइम्स स्पेसिफिक हीट टाइम्स डेल्टा टी। वैसे तो पानी का टेम्परेचर कम हुआ है लेकिन अपन को सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, तो अपन 25 डिग्री सेल्सियस माइनस टी लिखेंगे क्योंकि अपन मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। अदरवाइज क्यू का साइन यहाँ पर नेगेटिव आने वाला है। अगर अपन फाइनल माइनस इनिशियल लिखें तो t -25 लिखना चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन फिर बाहर भी माइनस लगा देना क्योंकि अपन मैग्नीट्यूड लेना चाह रहे हैं। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो अपन इसका मैग्नीट्यूड लेने के लिए बाहर भी माइनस लगाएंगे। होपफुली ये बात आपको समझ में आ रही है। तो इतनी हीट मेल्टिंग में एब्जॉर्ब हुई, इतनी हीट उसके बाद पानी बनने के बाद एब्जॉर्ब हुई, और उतनी ही हीट टोटल सराउंडिंग वाले वाटर ने लूज करी होगी। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें। 2 ग्राम अपने पास आइस था और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है 6000 जूल्स। 6000 जूल्स 2 ग्राम को मोल्स में बदलें 2/18 मोल्स, और ये वाली क्वांटिटी 8.4 है टाइम्स टी, और ये वाली क्वांटिटी इधर देखिए कितनी है 42 इंटू 5 210 टाइम्स टी -25। इसको अपन को सॉल्व करना है। आप लोग ऑब्टेन करके बताइए। तो 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 2000/3, और t वाला टर्म दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, -210t -8.4t 25 इंटू 210। काफी कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 218.4t 25 इंटू 21 तो ये 5250
-666.7 इस तरह से मिलेगा। इवैल्यूएट करके बताइए कितना आता है। 5250 माइनस 666.7 4583.3 है, इसको 218.4 से डिवाइड करें तो ये टेम्परेचर लगभग 21 आ रहा है, 21 डिग्री सेल्सियस। बाकी लोग देखो कितना आ रहा है, 20.98 आ रहा है मेरा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 21 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन को करने का लॉजिक समझ लें। पहले अपने पास आइस थी, उसको पानी में डाला, आइस हीट गेन कर रही है, वाटर हीट लूज कर रहा है, बाहर से कोई हीट आ नहीं रही है, तो टोटल हीट कंटेंट विद इन द सिस्टम ही रहेगा। तो अगर अपन आइस को सिस्टम मान लें तो वाटर उसके लिए सराउंडिंग्स है। टोटल हीट गेन बाय आइस मस्ट बी इक्वल टू टोटल हीट लॉस्ट बाय वाटर। और आइस दो फॉर्म्स में हीट गेन कर रहा है, पहले मेल्टिंग के लिए और बाद में पानी के टेम्परेचर तक हीट होने के लिए। इस तरह से अपन को कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी जरूर है, पर मेथड आपको समझ में आना चाहिए। हाँ श्रेया बोलो। सर 24 आ रहा था। 24 आ रहा है। पीयूष तुम्हारा? था कि अगर अपन यहाँ पर टी RHS पे T-25 की जगह 25 - T ले लेते तो अपन को ये बाहर नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं पड़ती ना। लेकिन फिर अपन को ऐड कर, अच्छा अंदर क्या ले लेते, 25 - T। हाँ यस तो सर। जरूरत नहीं पड़ती। ओके लेकिन मैंने 25 - T मैंने इसलिए T-25 इसलिए लिखा ताकि वो फाइनल माइनस इनिशियल वाली फीलिंग बनी रहे कि टेम्परेचर हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। और बाहर इसलिए माइनस लगाया था क्योंकि मुझे पता है कि हीट लूज हो रही है तो वो नेगेटिव है, पर मैं मैग्नीट्यूड लेना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने बाहर माइनस लगाया है। यस समझ सर। रहे हैं इस बात को? यस सर। आई थिंक ये आंसर सही है, बाकी लोग भी कैलकुलेट करके देखो। आई थिंक ये आंसर सही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर है। अच्छा अभी जो आपने बताया उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि वो बॉन्ड टूट के नया सब्सटेंस बन रहा है, तो उसको एक बार क्लियर कर दो। कोई भी रिएक्शन है, जैसे मान लो ये रिएक्शन है, मीथेन के कंबशन की रिएक्शन लिख लेते हैं। CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O। मान लो ये गैस फेज रिएक्शन ही है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज लिखना है। तो अगर आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में लिखोगे तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लिखना पड़ेगा। और इसी चीज का एंथैल्पी चेंज बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में लिखोगे तो रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स लिखना पड़ेगा। वो हो जाएगा 4 टाइम्स DCH + 2 टाइम्स DOO माइनस 2 टाइम्स DC डबल बॉन्ड O माइनस 4 टाइम्स DOH। तो इसमें अपन रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट के सेंस में एक्सप्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। फॉर्मेशन में अपन प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स के सेंस में लिख रहे हैं। असल में बात यह है कि आप रिएक्टेंट तक आ रहे हो या रिएक्टेंट से दूर की तरफ जा रहे हो, ये देखना होता है। जैसे अगर अपन रिएक्टेंट्स को उनके एटम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट को एटम्स में, तो अपना एरो इस तरफ बनेगा, रिएक्टेंट से भी एटम्स और प्रोडक्ट से भी एटम्स। और अपन को ये एंथैल्पी चेंज चाहिए होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट को एटम्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हो गया, ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया। तो अगर आपका एरो इस तरफ इस सेंस में बना हुआ है तो फिर आपको रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से दूर जा रहे हो। दूसरी तरफ अगर आपके एरो ऑपोजिट वे में बने हुए हैं
एटम से भी आप रिएक्टेंट की तरफ आ रहे हो और एटम से आप प्रोडक्ट की तरफ भी आ रहे हो, तो आप जो क्वांटिटी ले रहे हो वो नेगेटिव ले रहे हो। तो ये एंथैल्पी ऑफ एटम कॉम्बिनेशन है रिएक्टेंट्स के लिए, ये एंथैल्पी ऑफ एटम कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट्स के लिए। तो अगर आप ये वाली क्वांटिटीज लोगे तो फिर आपको प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली क्वांटिटीज ओरिजिनल क्वांटिटी का नेगेटिव हैं। तो अगर ये नेगेटिव वाली क्वांटिटीज लोगे तो फिर ये वाला डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना पड़ेगा। प्रियांश, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ध्यान रखो डिसोसिएशन का डेटा रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स, फॉर्मेशन का डेटा प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। प्रियंका, आप जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो एक बार रीड करके बता दीजिए, मेरे पास अभी वो क्वेश्चन है नहीं। प्लीज रीड आउट द क्वेश्चन। प्रियंका, तो इसमें देखो आपको Pb2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो बता ही दी। Pb2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.12 मोलर है। 0.12 मोलर टाइम्स OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.2 into 10 to the power minus 5 for precipitation to occur। प्रेसिपिटेशन होने के लिए QSP की वैल्यू KSP से थोड़ा ज्यादा ही होनी चाहिए, कम तो नहीं होनी चाहिए। बराबर होगी तो भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। और फिर 0.12 को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो भी इनइक्वालिटी तो बनी ही रहेगी। OH माइनस का स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 10 to the power minus 4। स्क्वायर रूट ले लें तो भी इनइक्वालिटी बनी रहेगी। OH माइनस मस्ट बी ग्रेटर देन 10 to the power minus 2। लॉग ले लें तो भी इनइक्वालिटी बनी रहेगी, क्योंकि लॉग भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर OH माइनस 10 to the power minus 2 से बड़ा होना है तो log ऑफ OH माइनस को log 10 to the power minus 2 से बड़ा होना पड़ेगा। लेकिन अगर अब मैं इसके बाद दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। log ऑफ 10 to the power minus 2 माइनस 10 to the power minus 2 का log -2 होता है, फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 हो गया। और ये क्वांटिटी है POH। तो POH जो है ना वो 2 से कम होना चाहिए। अगर POH 2 से कम होना चाहिए, इसका मतलब जो pH है वो 12 से ज्यादा होना चाहिए। pH अगर 2 से कम होगा तो POH अगर 2 से कम होगा तो pH 12 से ज्यादा होगा। तो मिनिमम pH कितना हुआ? मिनिमम तो 12 ही हुआ ना। अगर प्रेसिपिटेशन होना है तो pH को 12 से ज्यादा होना है, तो लिमिटिंग केस में अपन बोलेंगे कि मिनिमम pH 12 है। प्रियंका, ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ये लैड क्लोराइड की कंसंट्रेशन थी, उससे लैड आयंस की कंसंट्रेशन लिखी, वो इतनी यहाँ पर पुट कर दी और बोला कि Q की वैल्यू K से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ से OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन के बारे में कंडीशन मिली और उस कंडीशन से अपन ने POH की कंडीशन फाइंड करी और POH की कंडीशन से pH की कंडीशन फाइंड की। मिनिमम pH आ रहा है 12। आ रहा है समझ में करना? यस सर। कर लो कैसे क्वेश्चंस फ्यूचर में? यस सर। चलिए ठीक है। थैंक यू सर। Okay. कोई भी एम्फीप्रोटिक स्पीशीज है, जैसे NaHS हो या फिर NaHCO3 हो, it can be understood as the salt of a weak acid and a weak base। इसको weak acid weak base का salt मान सकते हैं। इसका पेरेंट एसिड H2CO3 माना जाएगा और पेरेंट बेस CO3 2- माना जाएगा। मतलब इसके लेफ्ट में जो एसिड बना था वो H2CO3 था और इससे डिसोसिएट होकर जो बेस बनेगा वो CO3 2- है। यही इसके पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस माने जाएंगे। ध्यान से समझो, अगर H2CO3 और CO3 2- की रिएक्शन हो तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? H प्लस लूज करके भी HCO3- बनेगा, H प्लस गेन करके भी HCO3- बनेगा। तो ये एसिड है, ये बेस है और ये एक तरह से उनका सॉल्ट है। HCO3- को अपन एक सॉल्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जो कि एक वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है।
अब एक और बात समझो, H2CO3 का जो Ka है वो एक्चुअली Ka1 है। H2CO3 डिसोसिएट होता है तो HCO3 माइनस बनता है, HCO3 माइनस डिसोसिएट होता है तो CO3 2 माइनस बनता है। तो H2CO3 का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 है, HCO3 माइनस का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 है, और CO3 2 माइनस का जो Kb है वो KW/Ka2 है, क्योंकि HCO3 माइनस इसका कॉन्जुगेट एसिड है। एसिड का Ka दिया हुआ हो तो बेस का Kb फाइंड कर सकते हैं ना, कॉन्जुगेट बेस का। प्रियांश, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो कार्बोनेट आयन का जो Kb है उसको अपन KW/Ka2 लिख सकते हैं, और H2CO3 का जो Ka है उसको Ka1 लिख सकते हैं, और इसको अपन सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो pH का फॉर्मूला होता है हाफ pKw प्लस pKa माइनस pKb। pKa किसका लेंगे? पेरेंट एसिड का। pKb किसका लेंगे? पेरेंट बेस का। तो अब ध्यान से समझना, pKa तो एक्चुअली pKa1 हो जाएगा, pKa1, और pKb जो है ना वो यहां से लिख सकते हैं pKw माइनस pKa2, लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए pKa प्लस pKb की वैल्यू pKw होगी। तो इस कार्बोनेट का जो pKb है वो pKw माइनस pKa2 हो जाएगा, और बस उसके बाद तो आप देख ही सकते हैं pKw कैंसिल हो जाएगा और pH का एक्सप्रेशन बन जाएगा हाफ ऑफ pKa1 प्लस pKa2। तो किसी भी एम्फीप्रोटिक स्पीशीज के सॉल्यूशन के pH का ये फॉर्मूला है जो कि C0 से इंडिपेंडेंट है। और यहाँ से ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि एक एम्फीप्रोटिक स्पीशीज को एक वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट की तरह देख सकते हैं। Ha minus is the salt of H2A and A2 minus। इस तरह से सोचोगे तो ये फॉर्मूला इजीली जस्टिफाई हो जाएगा। इसको इंडिपेंडेंटली भी प्रूव कर सकते हैं, पर अभी अपने पास ये ओरिजिनल रिजल्ट था, इसी को मैंने यूज करके ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया। ठीक है सर, मतलब जहाँ पे अपन Ha माइनस को H2A और A2 माइनस का सॉल्ट मान लेंगे, हाँ बिल्कुल, मतलब वहां पे अपन को उस डायरेक्शन में सोचना है। बिल्कुल एम्फीप्रोटिक स्पीशीज पहचानना आना चाहिए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। 50% neutralization of a solution of formic acid with NOH would result in a solution having a hydrogen ion concentration of। तो इसमें 50% न्यूट्रलाइजेशन हो गया है। फॉर्मिक एसिड HCOH होता है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब इसको कंज्यूम कर लिया गया है किसी बेस से। और सर Ka दे रखा है 2 × 10⁻⁻⁴। ओके, तो 50% न्यूट्रलाइजेशन का मतलब अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन शुरू में C0 थी या मोल्स शुरू में N0 थे, N0 मोल्स थे शुरू में, तो अब 50% न्यूट्रलाइजेशन के बाद इसके हाफ मोल्स बचे हैं। OH माइनस इतना ऐड कर लिया गया है कि ये हाफ कंज्यूम हो गया है, और जितना ये कंज्यूम हो जाएगा उतने ही HCO माइनस बन जाएंगे, जितना ये कंज्यूम हो जाएगा उतने ही फॉर्मेट आयंस बन जाएंगे। ये बात तो सही है ना? अगर ये N0/2 मोल्स कंज्यूम हो गया तो फॉर्मेट आयंस N0/2 बन जाएंगे। ऑब्जर्व करो, अब HCOH और HCO माइनस के मोल्स इक्वल हैं, वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस के मोल्स इस स्टेज पर इक्वल हैं। इसका मतलब अभी इस स्टेज पर सॉल्यूशन में HCOH और HCO माइनस का बफर सॉल्यूशन बन गया है। मोल्स इक्वल होने पर pH जो है वो pKa के बराबर होगा और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन Ka के बराबर होगी। जो भी Ka दिया हुआ है वही हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी। आ रहा समझ? ओके सर, यस सर। ठीक है, एनीथिंग एल्स एनीवन? तो आपको वॉल्यूम और मोलैरिटी दोनों दे रखी है, यहाँ से आप मोल्स फाइंड कर सकते हैं। 3 मिलीमोल्स बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इधर से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिलीमोल HCl है, और इसका मतलब ये है कि पानी में 1 मिलीमोल
हाइड्रोनियम आयंस हैं और BOH बोल रहा है, इसका डबल करना पड़ेगा, 6 मिलीमोल OH माइनस आयंस हैं। समझ में आ रही है हमारी बात? जितना बेरियम हाइड्रोक्साइड है उसके डबल मिलीमोल्स OH माइनस के हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को हमेशा H3O प्लस में कन्वर्ट करके और स्ट्रॉन्ग बेस को हमेशा OH माइनस में कन्वर्ट करके डील करना है। और अब तो आप समझ ही पा रहे होगे कि यस सर यस रिएक्शन क्या हो रही है। रिएक्शन बस इन्हीं के बीच में हो रही है और ये रिएक्शन नियरली 100% आगे जाने वाली रिएक्शन है। ठीक है ना, कर लोगे ना आप तो? यस सर हो जाएगा। ठीक।